अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ैन अरशद और आज मैं हाज़िर हूं आपके साथ एक और नई वीडियो के साथ। मेरी आज की करंट वीडियो का टॉपिक है कि आप अपना न्यूज़ीलैंड का वीज़ा कैसे अप्लाई करेंगे। न्यूज़ीलैंड के वीज़ा के हवाले से कुछ टिप्स भी मैं साथ आपके साथ शेयर कर दूँगा। आप कोशिश करें ऐसे लोग जिनका ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्रूव हो चुका है वो ही जस्ट ये वीज़ा अप्लाई करें। नहीं तो इसके रिजेक्ट होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अगर तो आपकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी है तो आप इस वीडियो को आगे तक देखें, अदरवाइज़ यहाँ पे भी आप स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, 3 चीज़ें कॉमन हैं जो हर वीज़ा कैटेगरी में फॉल करती हैं। पहला पासपोर्ट, दूसरा CNIC, तीसरा आपका FRC फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद बाकी आपकी वीज़ा कैटेगरी को जो जो चीज़ें फॉल करती हैं वो जो बिज़नेस होल्डर के लिए एक इस साइड पे मैं एक लिस्ट बना दूंगा और जो जॉब होल्डर्स हैं उनके लिए इस साइड पे एक जो है ना मैं लिस्ट में मेंशन कर दूंगा। ये चीज़ें आपने ये आपके पास मस्ट होना चाहिए ताकि आप जब अपनी फ़ाइल एप्लीकेशन कंप्लीट कर लें तो ये साथ बाद में आपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होते हैं। और एक और बात, इसमें एक और चीज़ भी मतलब ज़रूरी है, आपको अपना करैक्टर सर्टिफिकेट जो है ना वो भी मेंटेन करना पड़ेगा और पुलिस सर्टिफिकेट आपको पुलिस लाइन से जो है ना आपको अपना इशू करवाना पड़ेगा। वो भी अगर आप साथ लगा देते हैं तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। और इसके बाद आपको कहीं पे किसी भी कौंसलेट में पासपोर्ट को आपको भिजवाना नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर एम्बेसी रिक्वायर्ड करती है कि उसको आपकी पासपोर्ट में कोई कन्फ्यूजन नज़र आ रही है तो वो आपसे आपको ईमेल के थ्रू जो है ना बता देगी और कन्वे कर देगी कि आप अपना पासपोर्ट कौंसलेट में सबमिट करवाएं ताकि इसकी वेरिफिकेशन हो सके। और अब मैं अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ चलता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चलता हूँ कि ये आपने एप्लीकेशन कैसे प्रिपेयर करनी है, कैसे तैयार करनी है। अगर आप खुद भी कर लेते हैं तो इसमें कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, छोटी छोटी सी जो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेंगी वो मैं सारी इसमें शेयर कर दूंगा ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब मैं अपनी विंडो स्क्रीन की तरफ आता हूँ और आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें साथ एक्सप्लेन करता रहता हूँ और किस लिंक को ओपन करेंगे तो आपका ये पोर्टल ओपन होगा, ये मैं सारा कुछ शेयर कर देता हूँ। और ये मैं पोर्टल जो है अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा। अच्छा, सबसे पहले आपने यहाँ पे गूगल क्रोम में जाना है और यहाँ पे सर्च बार में लिखना है न्यूजीलैंड वीज़ा फॉर पाकिस्तान। जब आप क्लिक कर देंगे इस तरह का लिंक आपके सामने शो हो रहा होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है और यहाँ पे ये लॉगिन का एक साइन होगा, उसको आपने क्लिक कर लेना है और यहाँ पे आपने बताना है कि मुझे कौन सा जो है ना कौन सी एप्लीकेशन आप प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो फॉर्म जो है ना ओपन करेगा। तो मैं यहाँ पे विजिटर वीज़ा किया और इसके बाद ये सबसे नीचे एक ऑप्शन आएगी कि आप कौन सा, तो मैं जनरल विजिटर, और यहाँ पे फिर लॉगिन की एक ऑप्शन ओपन हो जाएगी। बेसिकली ये सारी वो जब इंफॉर्मेशन आपसे कलेक्ट कर रहा होता है तो उसी के रिगार्डिंग जो है ना आपका फॉर्म ओपन हो जाता है। मेरे पास रियलमी का अकाउंट ऑलरेडी बन चुका है तो मैं उस पर टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। सिंपल तरीकाकार है, आपने बस अपने नंबर और ईमेल वगैरह देना है तो आपको ईमेल में एक कंफर्मेशन मेल आ जाएगी, तो जस्ट उसको आपने एक्टिवेट कर लेना है। यह आपका बड़ा सिंपल तरीके से ये रियलमी का अकाउंट जो है ना तैयार हो जाएगा। ठीक, अब इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी अकाउंट तैयार किया हुआ है, मैं इसको लॉगिन कर दूंगा और स्टेप बाय स्टेप आगे तरीकाकार। अब यहाँ पे आगे आपने सबसे पहले माई वीज़ा वाला लिंक आएगा एक, इसको आपने ओपन करना है। उसके बाद आपने अप्लाई फॉर अ वीज़ा पे आना है और वीज़ा के लिए आपने अप्लाई कर देना है। यहाँ पे वो आपसे कुछ अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है ना उसने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने हैं कि आप कौन सा वीज़ा क्लास जो है ना उसमें वो अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो मेरी टेम्परेरी एंट्री क्लास। फिर आर यू आउटसाइड न्यूजीलैंड, यस मैं आउटसाइडर हूँ। व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा डू यू वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पे मैं विजिटर मेंशन कर दूंगा। आर यू सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, सिटीज़न ऑफ
तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा, क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मेरे पास कोई ऐसा परमिट नहीं है। तो उसके बाद वो मेरे से पूछेगा सिलेक्ट पर्पस ऑफ योर विज़िट, तो मैं टूरिज़्म और हॉलीडेज़ को क्लिक कर दूँगा। व्हाई डू यू वांट टू विज़िट न्यूजीलैंड, तो मैं यहाँ पे आई एम कमिंग फॉर हॉलीडे और वेकेशन, यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो वो मुझे एक लिंक दे देगा, स्टार्ट माय एप्लीकेशन की ऑप्शन दे देगा, इसको मैं क्लिक कर दूँगा। जो है ना वो ऐप ओपन हो जाएगी, मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब जब एप्लीकेशन, तो सबसे पहले उसने मेरे से पूछा है, एक और इसमें आपको मैं बात बता दूं, इसकी वीज़ा फ़ीस के हवाले से मैं आपसे एक और चीज़ ये शेयर करनी है कि वो मैं आपको लास्ट पे एक वीज़ा फ़ीस के हवाले से भी टिप बता दूंगा कि आपने कितनी वीज़ा फ़ीस, अगर सिंगल एप्लीकेंट अप्लाई कर रहा है तो उसकी कितनी है, अगर कोई डबल कर रहा है तो, क्योंकि इसमें ये कंप्लीट जब आप 2 मेंबर्स मतलब फैमिली मेंबर्स लाइक हस्बैंड एंड वाइफ अप्लाई कर रहे हैं तो एक की फुल फीस होगी और दूसरे पास 25 न्यूजीलैंड डॉलर आपको एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। तो वो मतलब लास्ट फिगर जो है ना वो मैं एंड पे आपको साथ शेयर भी कर दूंगा। अब इसके बाद आपने कंटिन्यू पे आ जाना है। ये मैंने अपने सिस्टम पे ना सेकंड अपना डाटा जो है ना एक इस पे मतलब पहले ही वो कर लिया हुआ है, सेट कर लिया हुआ है, ताकि मुझे कोई किसी किस्म की ना मतलब टाइम मेरा वेस्ट ना हो और मेरी वीडियो लंबी ना हो। अब मेरे से पूछ रहा है डू यू हैव एनी मोनोनेम, तो मेरे केस में नो है। और अब वो मेरे से पूछ रहा है गिवन फर्स्ट नेम, तो मेरा गिवन नेम में ये है, मैं इसको कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर दूँगा। मिडिल नेम कुछ भी नहीं है। हैव यू एवर यूज एनी अदर नेम, तो मैं मेरे केस में नो है, तो मैं जस्ट नो पे क्लिक कर दूँगा। और इसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है न्यूजीलैंड इमिग्रेशन हिस्ट्री, व्हाट कंट्री टेरिटरी विल यू द एप्लीकेंट बी इन व्हेन दिस एप्लीकेशन इज सबमिटेड, तो मैं पाकिस्तान से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख दूँगा। हैव यू प्रीवियस अप्लाइड फॉर न्यूजीलैंड वीज़ा, तो मेरे केस में नो है तो मैं नो पे क्लिक करूँगा। हैव यू प्रीवियस रिक्वेस्टेड एनजेटा, एक इनका ये न्यूजीलैंड का इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटी की तरफ से एक कार्ड होता है, वो भी मैंने कोई नहीं अप्लाई किया तो मैं इसको भी नो कर दूँगा। डू यू होल्ड ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट वीज़ा, तो मेरे केस में नो है तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। हैव यू एवर ट्रैवल टू न्यूजीलैंड, तो मेरे केस में नो है तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। इसके बाद उसने मेरा पासपोर्ट नंबर की डिमांड की है, तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट नंबर जो है ना वो मेंशन कर दूँगा। ये मेरा पासपोर्ट नंबर है, ठीक, इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। फिर वो मेरे से पूछ रहा है कि इसमें आपकी नेशनैलिटी क्या कौन सी शो हो रही है, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना मेंशन कर दूँगा। फिर वो मेरे से पूछ रहा है कि कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू, तो ये पाकिस्तान से ही इशू हुआ है तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान ही मेंशन करूँगा। ठीक है। हैव यू एवर लिव्ड और स्पेंड टाइम इन योर पासपोर्ट इशूड कंट्री, यस, मेरे केस में यस है तो मैं यहाँ पे यस कर दूँगा। ठीक है। और उसके बाद मैं एक सिंपल, और भी अगर आपको चीज़ों की कुछ समझ नहीं आती तो आप सिंपली जो है ना गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, इसकी ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक। उसके बाद वो मेरे से पासपोर्ट की इशू डेट पूछ रहा है, तो 24 सितंबर 2021। एक्सपायरी डेट पूछ रहा है तो मैं एक्सपायरी डेट 2026। मेरे केस में मेल है तो मैं यहाँ पे मेल मेंशन कर दूँगा। और दूसरी बात यह है कि डेट ऑफ बर्थ शोन इन पासपोर्ट, जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। डू यू हैव अ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड नंबर, यस, तो यहाँ पे मैं अपना आईडी कार्ड नंबर जो है ना वो मेंशन कर दूँगा। ये मैं बता दूँ कि ये जो भी मैंने डाटा ये लिखा हुआ है ये सारे का सारा फेक है। मतलब एक आपको समझाने की वैसे जो है ना ये चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है। ये आपने जो भी डाटा पुट करना है वो बिल्कुल आपका वो जेन्युइन होना चाहिए। इवन आपकी स्पेलिंग की करेक्शन भी जो है ना वो आपके लिए प्रॉब्लम बना सकती है। डू यू होल्ड एनी अदर सिटीजनशिप, तो मेरे केस में नो है तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। यहाँ पे आपने पिक अपनी जो साइज़ है
कह लें कि इसने पिक्सल और कितने केबीज ये भी उसने डिटेल मेंशन किया, तो आपने यहाँ पे पिक ऐड करनी है। आगे हम चलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स, करंट कंट्री और टेरिटरी। तो मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ, तो मैं पाकिस्तान यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। सेलेक्ट इज़ योर, वो मेरे से पूछा कि आप मेल एड्रेस भी सेम है, तो मैं यहाँ पे मैं ईमेल एड्रेस जो है ना वो मेंशन कर दूँगा। यहाँ पे मैं अपना ईमेल एड्रेस लगा दूँगा और उसके बाद एप्लीकेंट प्रेफर कॉन्टैक्ट नंबर, तो मैं यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लगा दूँगा। यही कॉन्टैक्ट नंबर वो आपसे जब आप अपना रियलमी का अकाउंट बना रहे होंगे ना, तो यही कॉन्टैक्ट नंबर ये उसमें भी आपसे डिमांड करेगा। इसमें एक चीज़ जो है ना, जब आप न्यूजीलैंड के हवाले से कोई भी आप फाइल प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो आपने कोई किसी किस्म का अगर कॉलम आपसे मिस हो गया, तो वो एंड पे आपको एक्शन रिक्वायर्ड में ले जाएगा कि ये आपने फिल करना है, तो आपका जो है ना आपकी फ़ीस पे होगी। तो ये चीज़ अच्छी है, ताकि अगर कोई किसी किस्म की आपसे इनकरेक्ट हो जाता है या कहीं पे कोई गलती आ जाती है, तो ये वेबसाइट ही आपको उस पर ना मेंशन कर देती है। अब वो मेरे से पूछ रहा है विज़िट डिटेल्स, तो मैं हॉलीडेज़ के लिए जा रहा हूँ, तो डू यू हैव एनी मेंबर इन इमिग्रेशन न्यूजीलैंड टूरिज्म पार्टनर, तो मेरे केस में नो है, तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। प्लीज़ इंश्योर चेक दैट योर प्रीमियम लॉयल्टी, तो मेरे केस में नो है, तो मैं नो कर दूँगा। योर फाइनेंशियल सपोर्ट, आर यू एबल टू फाइनेंशियली सपोर्ट योर सेल्फ ड्यूरिंग योर स्टे, तो मेरे केस में यस है, तो मैं डू यू हैव एनी प्रीपेड का अकोमोडेशन, तो मैं यहाँ पे यस कर दूँगा। फिर वो मेरे से पूछ रहा है कि अगर आपके पास अकोमोडेशन प्रीपेड अकोमोडेशन है, तो उसका एड्रेस जो है ना वो मेंशन कर दें। तो मैं वैसे सरसी जो है ना, ये आपने होटल बुकिंग के ऊपर जो आपका वो एड्रेस होगा ना, वो यहाँ पे आपने मेंशन कर देना। और इसके बाद वो पूछेगा व्हाट एविडेंस ऑन व्हाट ट्रैवल विल यू प्रोवाइड, आई हैव एविडेंस ऑफ प्रीपेड बुकिंग। मैं यहाँ पे दोनों ऑप्शंस मतलब को क्लिक कर सकता हूँ, तो लेकिन मैं यहाँ पे ये वाली सुना आई हैव एविडेंस ऑफ प्रीपेड बुकिंग, या मैं अपने फंड्स टू परचेज ट्रैवल, आई हैव सफिशेंट परचेज ट्रैवल, तो मैं फर्स्ट ऑप्शन को ही क्लिक करूँगा। योर स्टे इन न्यूजीलैंड, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा कि मैं कब आ रहा हूँ, तो इसके हवाले से वो पूछ रहे हैं एस्टिमेटेड डेट ऑफ अराइवल इन न्यूजीलैंड, तो ये भी मैं सेलेक्ट यस इफ़ इंटेंड टू ट्रैवल इन एंड आउट ऑफ न्यूजीलैंड विद दिस वीज़ा, तो मैं इसी वीज़ा के साथ इन और आउट होना चाह रहा हूँ। तो मैं अपने आने की और न्यूजीलैंड से जाने की डेट्स यहाँ पे मेंशन कर दूँगा। इसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है पेरेंटल परमिशन, मैं 16 साल से मेरी एज कम नहीं है, तो मुझे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, मैं इसको सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। अब मेरे करैक्टर के हवाले से पूछ रहा है, तो मोस्टली ये जो ऑप्शंस होती हैं ये नो होती हैं। अगर आप इसको रीड करके भी मतलब देख लें, अगर किसी में यस फॉल करता तो कर लीजिएगा, अदरवाइज नो ही आता है। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड एनी टाइम ऑफ ऑफेंस, तो नो ही आएगा। आर यू करेंटली अंडर इन्वेस्टिगेशन वांटेड, तो मेरे केस में यहाँ पे भी नो ही आ रहा है। हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड डिपोर्टेड एक्सक्लूडेड रिमूव्ड फ्रॉम रिफ्यूज एंट्री ऑफ एनी, तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। हैव यू एवर बीन रिफ्यूज अ वीज़ा परमिट बाय एनी कंट्री एक्सक्लूडिंग न्यूजीलैंड, तो मैं नो ही करूँगा। एक और चीज़ आपको बता दूँ, एक ट्रिक है, अगर आपके पास पासपोर्ट के ऊपर कोई स्टैंप नहीं ना लगी, तो वैसे किसी ने आपको रिफ्यूज़ किया भी है, तो यहाँ पर नो ही लगा दिया करें। डू यू हैव ट्यूबरक्लोसिस, तो यहाँ पे नो कर दें आप। मेडिकल केयर ड्यूरिंग योर स्टे इन न्यूजीलैंड, तो मेरे केस में यहाँ पे सब नो ही आएंगे। लेंथ ऑफ स्टे, तो मैं 1 माह से कम ही रहना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 मंथ और लेस लिख दूँगा। मेडिकल एग्जामिनेशन, हैव यू हैड मेडिकल एग्जामिनेशन फॉर योर करंट वीज़ा एप्लीकेशन, तो मेरे केस में नो है, तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। इसका मतलब बेसिकली ये ट्रैवल है, तो यहाँ पे यस करने की ज़रूरत ही नहीं है। ट्रैवल विजिट वीज़ा है, तो इसी अच्छा, फिर वो आपसे आपकी जो है ना एजुकेशन डिटेल्स पूछ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे यस कर दूंगा, तो मुझे सारी की सारी डिटेल्स जो है ना वो मेंशन करनी पड़ेंगी, तो वो आपने करनी है। लेकिन मैं इसको नो करके आगे फॉरवर्ड कर रहा हूँ, ताकि आपका टाइम बच सके।
आर यू करंटली वर्किंग, तो मैं यहाँ पे यस करना ही पड़ेगा आपको, ताकि आप अपनी ना बेसिकली आप अपनी फंड्स का प्रूफ भी आपने प्रोवाइड करना है, ये सारी चीज़ें आपने प्रोवाइड करनी है। सो यहाँ पे आप अगर यस करेंगे तो बेहतर है। यहाँ पे आप अपने ना वो सारी की सारी डिटेल्स, आप क्या करते हैं और कहाँ कहाँ पे आपने जॉब करनी है, सॉरी आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं या पहले आपने कहाँ पे जॉब किया, अगर कोई आप बिज़नेस कर रहे हैं तो क्या बिज़नेस कर रहे हैं, ये सारी की सारी डिटेल्स जो है ना आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें जो है ना इसमें जब आप रोल ऑफ योर जॉब टाइटल, ये वो सारा कुछ जो है ना आपने प्रोवाइड करना है। आप कहीं पे पहले आपने कहीं पे जॉब किया तो मैं यहाँ पे नो करूँगा, मैंने नहीं की। अनएम्प्लॉय, कभी आप अनएम्प्लॉय रहे हैं या आपने कोई अनपेड कोई मतलब सर्विसेज जो है ना उसमें ज्वाइन नहीं किया, तो मेरे केस में नो है, तो मैं यहाँ पे भी नो कर दूँगा। बेसिकली ये जो कॉलम्स जो मैंने इनको स्किप किया है, बेसिकली इसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स होती हैं। सो आपने उसको जो आप अपने तरीके से बयान कर सकते हैं वो मैं आपको मतलब एक टेम्परेरी बता तो सकता हूँ, लेकिन हर एक की सिचुएशन जो है ना डिफरेंट होती है, तो मुझे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल रिलेशनशिप क्या है, मेरे केस में मैं सिंगल हूँ। फिर आपका को पहले कोई शादी या पार्टनर है तो नहीं है, मेरे को बच्चे नहीं हैं इस ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स एंड लीगल गार्डियंस, तो इसमें पेरेंट्स की आपने डिटेल आपने मेंशन करनी है, ठीक है। उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है ना आपने मेंशन करनी है, और उसके बाद आपने सिबलिंग्स में अगर आपके बहन भाई हैं तो यहाँ पे आपने यस कर देना है, और यहाँ पे आपने अपने बहन भाइयों की डिटेल्स, जितने बहन भाई हैं, और यहाँ से आपने ऐड करते जाना है ताकि कोई किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट इन न्यूजीलैंड, तो मेरे केस में नो है, तो मैं इसको करके आगे फॉरवर्ड करूँगा। अब उसने मुझे बेसिकली ये कहा है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है ना आपने ये आपने मिस कर दिया। तो बेसिकली मैं आपको ना डिटेल्स समझाने के लिए उसकी नीयत से कर रहा हूँ। मैं जब किसी का फॉर्म फिल करूँगा तो मुझे ये सारा कुछ फिल करना ही पड़ेगा। वो कह रहा अदर एसोसिएशन, हैव यू बीन एसोसिएटेड विद इंटेलिजेंस एजेंसी और ग्रुप, तो मेरे केस में नो है, मैं नो पे क्लिक कर दिया है। हैव यू बीन एसोसिएटेड विद एनी ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज्ड और प्रोमोटेड वायलेंस, तो मेरे केस में यहाँ पे भी नो है। बेसिकली ये सिक्योरिटी क्वेश्चंस होते हैं, इसमें मोस्टली जो है ना ही होती है। हैव यू एवर कमिटेड बीन इन्वॉल्व इन वार क्राइम्स, तो मेरे केस में नो है, तो मैं यहाँ पे नो कर दूँगा। उसके बाद इन योर लाइफ टाइम हैज़ मिलिट्री सर्विस बीन कंपल्स, तो मेरे केस में नो है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। हैव यू एवर अंडरटेकन मिलिट्री सर्विस इन एनी कंट्री, तो मेरे को केस में नो है, तो मैं नो करके आगे फाइल को। हैव यू एवर ट्रेवल इंटरनेशनली, मेरे को मैं ऑलरेडी मतलब ये जो मेरा क्लाइंट है इसने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो मैं उसकी डिटेल जो ना यहाँ पे पुट करूँगा। स्टेप बाय स्टेप चीज़ें याद रखिएगा, जो लास्ट आपने विज़िट किया है 5 साल के अंदर उसको यहाँ पे सबसे ऊपर रखना है, और साथ स्टेप बाय स्टेप आपने चलते जाना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे भी मैं वक्ती तौर पे नो करके आगे सेव एंड कंटिन्यू कर दूँगा। बेसिकली टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। पर्सन कंप्लीटिंग फॉर्म, वो पूछ रहा है आपने कोई किसी किस्म की असिस्टेंस ली है, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। फिर वो कह रहा है कि किसी किस्म का सेक्शन ये वो आपने सारी क्लॉजेज वगैरह किया है। हैव यू रिसीव्ड असिस्टेंस और इमिग्रेशन एडवाइस रिलेटिंग टू दिस एप्लीकेशन, तो मेरे केस में यहाँ पे भी नो है, तो मैं इसको यस एंड कंटिन्यू कर दूँगा। आपके साथ चीज़ें शेयर मतलब चीज़ें शेयर करने का सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि तमाम दोस्त जो वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं और उनको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, तो वो मतलब फॉर्म को एक दफ़ा समझ लें,
इनमें जो मेन प्रॉब्लम्स हैं वो ये नहीं है कि आपने ये फॉर्म फिल कर लिया या मैंने कोई आपको मतलब कोई चीज़ें, बस छोटे छोटे क्लूज़ होते हैं, उनको आपने नोट करना होता है। कवरिंग लेटर आपका अच्छा हो, बैंक स्टेटमेंट अच्छी हो और आपके टैक्स रिटर्न्स वगैरह अच्छी हों, तो आप वीज़ा अप्लाई करें तो इंशाल्लाह वीज़ा आपको ज़रूर ग्रांट होगा। यानी कि आपको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह की डिटेल बता देनी है। एक एक चीज़ जो है ना आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए यहाँ पे आपने अपडेट कर देना है। पहले वो सबसे पहले वो आपसे पूछेगा आइडेंटिटी एविडेंस में, आपसे वो ये पासपोर्ट और उस पासपोर्ट और ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से आपने यहाँ पे, फिर आपने आईडी कार्ड को यहाँ पे अपलोड करना है। आपने अपने हाउस होल्ड, आप घर की अगर कोई रजिस्ट्री वगैरह उसकी कॉपी है तो आपने यहाँ पे अपडेट करनी है। तो उसके बाद पर्पज़ आपने होटल बुकिंग वगैरह या वो ट्रैवल इटनरी जो है ना वो बना के जो है ना यहाँ पे आप अपलोड कीजिएगा, ठीक है। एविडेंस ऑफ मल्टीपल जर्नी टू न्यूजीलैंड, ठीक है। यहाँ पे आपने अटर्नी वगैरह आपने यहाँ पे ऐड करना है। एविडेंस ऑफ जेन्युइन इंटेंट, इसमें आपने अपना ये मेंशन करना है कि मुझे छुट्टी मिली है, जो मतलब आपको ऑफिशियल जो है लीव जो है ना लेटर वो यहाँ पे आप लगा दीजिएगा। फिर उसके बाद एविडेंस ऑफ योर ऑस्ट्रेलियन वीज़ा, मैंने वीडियो के शुरू में भी बताया था कि अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन वीज़ा है तो आपके 90% चांसेस बढ़ जाते हैं कि न्यूजीलैंड आपको वीज़ा दे देगा, ठीक है। तो वो उसकी एक कॉपी भी यहाँ पे आपने अपलोड करनी है और यहाँ पे आपने फ़ंड्स के प्रूफ वगैरह आपने ऐड कर देने हैं। और इसके अलावा कोई और आपके पास एविडेंसेस हैं कि आप जेन्युइन विजिटर हैं तो वो साथ अटैच कर दीजिएगा। उसके बाद मैं इसको क्लिक करूँगा और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूँगा और आगे सबमिट कर दूँगा। और उसके बाद मुझे फ़ीस वगैरह पे करनी पड़ेगी, फ़ीस वगैरह पे करूँगा। और वीज़ा वैसे ऑफिशियल वेबसाइट पे 36 to 40 डेज़ का जो है ना वो अनाउंसमेंट होती है, लेकिन ये 3 से 4 माह में इसका रिप्लाई आता है पाकिस्तानियों के लिए खासकर। बाकी दूसरे कंट्रीज़ के लिए अगर आपको कोई जल्दी इसका रिप्लाई आ भी जाए तो इसमें कोई किसी किस्म की जो है ना परेशानी मोल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मुझे इजाज़त दें, ये मेरी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। तो अगर आप किसी किस्म की भी कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो मेरे दिए गए ईमेल एड्रेस पे आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मैं आपके तमाम सवालों का जवाब। दूसरा, आपने कभी भी कोई भी ट्रैवल करना हो और किसी भी किस्म की आपको असिस्टेंस की ज़रूरत हो, मतलब एज अ हेल्प, कोई किसी किस्म का उसके चार्जेस नहीं है, कोई आपने मतलब कोई चार्जेस नहीं पे करने। आप जस्ट अगर अपनी फ़ाइल की असिस्टेंस लेना चाह रहे हैं कि आया कि मैं एलिजिबल भी हूँ या नहीं हूँ, एक दफ़ा आप अपने डॉक्यूमेंट्स चेक करवा लीजिएगा तो इंशाल्लाह आपको मैं कंप्लीट गाइड कर दिया करूँगा ताकि आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया।